तो अब ये छोटा सा टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अफबाउ प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करना है। हमें इलेक्ट्रॉन उनके सब शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करने हैं, ठीक है। और हुंड्स रूल से हमने ये सीखा था कि सब शेल में जो ऑर्बिटल आते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करना है, वन बाय वन करके सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है उनके पैरेलल स्पिन के थ्रू, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फिल करना है सोडियम का, तो सोडियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ऑर्डर होता क्या है। एक्चुअल में ऑर्डर होता है हमारे पास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन, कंटिन्यूस तरीके से आगे जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 एंड f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम लोग। s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2p, p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं टोटल 6, तो 2 + 2 + 6 अभी तक कितने हो चुके 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके। अब 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक बचा है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी के और ये शेल और सब शेल क्या रहेंगे आगे के खाली रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमें 17 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, यहां तक चल जाएगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2p 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल 6, लेकिन एक बार काउंट कर लेते हैं हम कितने फिल कर चुके हैं 2 + 2 + 6 + 2, तो ये टोटल हुए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल है 17, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो p में हम कितने फिल कर देंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो इन्हें हटा देते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। क्रोमियम के बारे में बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। ध्यान से देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हुए हमारे पास 2 + 2 4 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 4s2 20, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 24। यहाँ हम फिल कर देते हैं 3d4, तो ये कितने हो गए हमारे पास टोटल, यहाँ पर टोटल हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखनी है कि जो हाफ स्टेबल कोई भी ऑर्बिट या सब शेल अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, तो ये बाकी अदर ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो d ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर उसके अंदर एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। या तो वो d5 पर स्टेबल होगा या वो d10 पर स्टेबल होगा, मतलब हाफ फील्ड पर या फुल फील्ड पर। इसी तरीके से p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो या तो वो p3 पर स्टेबल होगा या 6 पर स्टेबल होगा, ये हाफ फील्ड हुआ ये फुल फील्ड हुआ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखना है हमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड हैव मोर स्टेबिलिटी देन अदर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब देखो क्या चेंज होने वाला है, यहां पर है हमारे पास 3d4, 3d4 मतलब 5 से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहां से यहां आ जाए तो ये 3d4 से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा 3d5 में, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को 4s से जंप लगा के कहां ले आएगा डी के अंदर ले आएगा। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसका एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d
5, एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहाँ आया, एस से डी के अंदर आया स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, कॉपर के अंदर देखते हैं, कॉपर के अंदर है 29 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रियल में होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, ये 3d9 है, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये d10 बन जाएगा। अब d10 ज़्यादा स्टेबल होगा और केमिस्ट्री पूरी स्टेबिलिटी की तरफ चलती है, जहां भी स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं केमिस्ट्री जाएगी, उसी के लिए सब काम कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये 4s2 3d9 से चेंज होके क्या हो गए, अब ये चेंज होके हो गए 4s1 3d10। तो ये इनके एक्चुअल कन्फिग्रेशन है, ये हमें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और पीरियडिक टेबल में हमारे पास ये हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का तो कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 1s2 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। एंड अगर हम बात करें इसके आगे नियोन की, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6। अब इनमें से जो स्टेबल हैं वो स्टेबल कौन कौन से हैं, देखो एक तो 2p6 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फिल्ड है, तो ये फुल फिल्ड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजन के केस में, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, उसका जस्ट हाफ 3, मतलब ये हाफ फिल्ड है, तो ये हाफ फील्ड वाला भी हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़े से ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ये हम पीरियडिक टेबल में बात करेंगे, पीरियडिक टेबल के टॉपिक है, हमको सिर्फ यहाँ याद रखना है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन द अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर के सभी टॉपिक्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो लास्ट ईयर में जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने इनके बीच में जो एग्जाम्पल किए हैं वो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, जेई नीट के लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका लेवल बहुत कम है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस हमें पता लग जाएगा, और ये क्वेश्चन मैं रिसेंट ईयर से करा रहा हूँ, 18 के, 19 के, 2020 के आए हुए। ठीक है, तो जेई नीट के क्वेश्चंस की तरफ अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2020 का आया हुआ है जेईई में। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट इज। अब बोर ऑर्बिट, फोर्थ बोर ऑर्बिट के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है। क्यों, इलेक्ट्रॉन जब वहां पर चक्कर लगाएगा, तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर लगाएगा तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वो वेव की फॉर्म में चक्कर लगाएगा, तो जो वेव की फॉर्म वहां पर जनरेट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। देखो कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो जो पूछा गया है सिर्फ उसका फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है। बोर ऑर्बिट कौन सा है यहाँ पर, फोर्थ बोर ऑर्बिट। और अगर ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पर ए नोट की फॉर्म दी गई है। ए नोट क्या होता है, हमने पढ़ा था बोर रेडियस को ए नोट बोला जाता है, मतलब हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट रेडियस को, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को हम बोर रेडियस बोलते हैं, जो किसके इक्वल होता है 0.529 के। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो रेडियस क्या होगा, 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड, ये रेडियस होता है। यहाँ पर 0.529 ही क्या है, यही तो हमारे पास ए नॉट है, तो आर इज इक्व टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं किसकी, वेवलेंथ के बारे में, बोर रेडियस के बारे में। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने 2 पाई आर इज इक्व टू एन लैम्डा। डी ब्रोगली जब हमने पढ़ा था तो वहां पर ये बताया था मैंने कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो उसकी जो टोटल वेव साइकिल होंगे वो वेव साइकिल सर्कमफ्रेंस के बराबर होंगे। तो 2 पाई आर इज इक्व टू एन लैम्डा। आर का फॉर्मूला रख देते हैं हम यहाँ पर, 2 पाई इज इक्व टू आर, ये रहा, हमने जो निकाला इसे उठा के यहाँ रख दो, 2 पाई ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड इज इक्व टू एन लैम्डा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, लैम्डा इज इक्व टू 2 पाई, 2 पाई ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड इज इक्व टू एन लैम्डा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, लैम्डा इज इक्व टू 2 पाई, 2 पाई ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड इज इक्व टू एन लैम्डा।
ए नॉट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय जेड। तो बोर ऑर्बिट मतलब बोर किसके लिए बात चलती है, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो जेड तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। और क्या पूछा गया है, फोर्थ ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, एन की वैल्यू है 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, लिख देता हूँ यहाँ पर एन इक्वल टू क्या है 4 एंड जेड इक्वल टू क्या है 1। वैल्यूज रखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ए नॉट, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 8 पाई ए नॉट। देखो ना तो इसमें टिपिकल फॉर्मूला था ना कोई टिपिकल कंसेप्ट था, सिर्फ डी ब्रोगली का अगर सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद है तो 4 मार्क्स हमारे यहाँ से इतने इजीली आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2020 का ही है, जनवरी पेपर का। देखो, द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट in terms of the Bohr radius a naught in Li plus 2 is, सेकंड बोर ऑर्बिट की हमें रेडियस निकालनी है Li plus 2 के लिए, किसकी टर्म में, a नॉट की टर्म में। फॉर्मूला r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड। तो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर a नॉट क्या है, a नॉट है 0.529 को ही हम a नॉट बोल सकते हैं, ये बोर रेडियस होती है। क्योंकि एक्चुअल में जो ए नॉट की डेफिनेशन है वो ए नॉट की डेफिनेशन है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, और वो 0.529 के इक्वल है, तो हम इसे यहाँ पर ए नॉट लिखेंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू कितना है, सेकेंड बोर ऑर्बिट बोल रहा है, मतलब एन इक्वल टू 2 एंड एल आई उसके लिए जेड हो जाएगा 3। ठीक है, अब सिंपल देखो फॉर्मूले में हमें बस वैल्यूज उठा के रखनी है, आर इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर बाय 3। आंसर इज आर इज इक्वल टू 4 ए नॉट बाय 3। क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, डी आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। देखो, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू प्लस हाफ, ms लिखा हुआ है, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 5 है और s की वैल्यू दी गई है प्लस हाफ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है। तो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। हाँ, टोटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो टोटल ऑर्बिटल्स है हमारे पास n स्क्वायर, जानते हैं हम लोग ये। ठीक है, अब n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, n इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अगर हमें एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या सोच के करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि एक ऑर्बिट के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिट के अंदर आ सकते हैं टोटल 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो गए 2n स्क्वायर बाय 2 मतलब n स्क्वायर। बस इस तरीके से फॉर्मूला निकाला गया है टोटल ऑर्बिटल्स का। ठीक है, टोटल 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, उसका हाफ हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वांटम नंबर्स का सेट दिया हुआ है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज विल बी, यह है हमारे पास आफ्बाउ प्रिंसिपल का रूल। आफ्बाउ प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया जिसे हम n+l रूल भी बोलते हैं। वहां पर बताया गया था कि जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा होती है, और जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसके लिए एनर्जी भी कम होती है। तो यहाँ पर हम n+l की वैल्यू निकाल लेते हैं, एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास इजीली आ ही जाएगा। m और s से यहाँ कोई मतलब नहीं है। देखो n+l 4 + 2 कितना हुआ हमारे पास 6, 3 + 2 कितना हुआ हमारे पास 5, 4 + 1 कितना हुआ 5, 3 + 1 कितना हुआ 4। अब यहाँ पर n+l दोनों क्या आ गए इक्वल, तो जिसके लिए n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके लिए n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास n+l की वो सबसे ज्यादा है फर्स्ट के लिए। उसके बाद ये 5, तो 5 में सबसे ज्यादा इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका n बड़ा होगा, मतलब कि n = 4 वाले की। तो 1 के बाद आएगा हमारे पास 3, 3 के बाद आएगा हमारे पास 2, ठीक है, और उसके बाद सबसे लोअर n+l, सबसे लोअर क्या है हमारे पास 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 का हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो कोई इतने इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, सिर्फ
अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हल्का सा ट्रिक लगाया और क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of second excited state of He plus ion in electron volt is, फर्स्ट लाइन है कि ग्राउंड स्टेट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर पोजीशन पर ही रहे, उसमें हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये तो होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं। हमें क्या निकालना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट He प्लस आयन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल टू 3, ठीक है। n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 होगा और सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। He प्लस आयन के लिए निकालना है एनर्जी, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का फॉर्मूला है 13.6 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय z क्या होगा, He प्लस के लिए z है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 9। बस अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 13.6 को कट करेंगे हम लोग 9 से, माइनस में 1.4 क्या 1.51 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आंसर इज, फर्स्ट आंसर हमारे पास आया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिपीट कंसेप्ट का क्वेश्चन है, देखो ये शायद 2016 या 17 के आसपास का क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा गया है फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर ऑर्बिट और डी ब्रोगली वेवलेंथ का, उनका एक ही रिलेशन है हमारे पास, 2 पाई r इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2 पाई r का फॉर्मूला रख देते हैं बोर रेडियस के लिए, 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा हमें फाइंड करना है, एन से एन कट हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आया 2 पाई 0.529 डिवाइडेड बाय जेड मल्टीप्लाई बाय एन। अब एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, एन की वैल्यू फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं तो एन इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है तो z इक्वल टू भी 1। तो n और z की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दो तो आएगा हमारे पास आंसर 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम के अंदर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट कंसेप्ट का है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले एक बार कर चुके हैं। आंसर इज बी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बराबर डीपीपी अभी मिल ही रही होंगी। इसमें ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें। थ्योरी पढ़ने से ज्यादा कुछ होता नहीं है, जेई और नीट में थ्योरी हम बोर्ड में भी पढ़ लेते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन करके ज्यादा से ज्यादा पेपर हम अटेम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन टफ नहीं होते वहां पर, क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन कम टाइम में हमें एक्यूरेसी देनी होती है। क्वेश्चन की एक्यूरेसी मतलब हमें क्वेश्चन कम टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और सही भी होने चाहिए। इसी के चक्कर में दरअसल स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में हमारा आंसर थोड़ी बहुत भी अगर मिस्टेक हुई तो हमारा आंसर हमें ऑप्शन में मिल जाता है। मतलब अगर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो ये 4 ऑप्शन किसी ना किसी रीजन से दिए गए हैं। मतलब हमारा अब बिल्कुल एक्यूरेट अगर हम सही करेंगे तो आंसर आया है हमारे पास बी। लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत भी गलती कर दूंगा, थोड़ा बहुत भी फॉर्मूला लिखने में गलती कर दूंगा, तो इनमें से भी आंसर कोई आ जाएगा। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी हम उतना ज्यादा पेपर में अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा ये खत्म हो चुका है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।